चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D क्लास 11। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में हमारे पास टॉपिक्स क्या निकलते हैं? ठीक है, 3D ज्योमेट्री में हमारे पास टॉपिक्स, पहला टॉपिक निकलता है अभी 3D ज्योमेट्री है। 2D ज्योमेट्री में तो एक प्लेन को कार्टेशियन प्लेन डिवाइड कर देता है इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। यहाँ पर एक्सिस कौन कौन से होते हैं एंड वो डिवाइड करते हैं एक 3D फिगर को इनटू 8 पार्ट्स और हर पार्ट को बोलते हैं ऑक्टेंट्स। करते हैं इस बारे में डिस्कशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। एग्जैक्टली सेम जैसे 10th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला वैसे इंटरनली एक्सटर्नली आप लोगों ने पढ़ा तो होना चाहिए, स्टिल नहीं पढ़ा तो हम दोनों केसेस करेंगे। एक में माइनस के सिंबल्स आ जाते हैं बस, और इसी से मिलता जुलता टॉपिक सेक्शन फार्मूले से ही एक आ जाता है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। बस इतनी सी चीज़ है। अब इस चीज़ के अंदर सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं एक्सिस वाला। जैसे आपका 2D फिगर के अंदर कार्टेशियन प्लेन बनता है, कार्टेशियन प्लेन डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 4 पार्ट्स ईच नेम्ड एज क्वाड्रेंट। नेम्ड 1 2 3 4। 2D के अंदर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है जिसके अंदर एक्स वाई एक्सिस होते हैं, और ये क्या करता है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एक्स वाई। कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स और ईच नेम्ड एज क्वाड्रेंट्स। यहाँ से कंसेप्ट निकलता है क्वाड्रेंट्स का। इसका लॉजिक पक्का क्लियर? यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्लस माइनस होता है। कोऑर्डिनेट्स होते हैं। याद है ये वाली चीज़? ठीक। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये सिर्फ मैंने रिवीजन पर्पज से आपको बताया, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इससे मिलता जुलता अब नीचे देखो 3D। अब 3D ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड एक्सिस। अब जब 3 एक्सिस हैं, 3 डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, अपने रूम को कंपेयर करके देखो। आपका जो रूम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिगर बना देता हूँ इस तरीके से, ये एक बॉक्स लगा दिया हमने। तो इस बॉक्स के अंदर ये 3 डायमेंशंस आ गई। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो 3 डायमेंशंस आने की वजह से ये एक 3D फिगर को डिवाइड करता है, और जब 3D फिगर डिवाइड होगी तो 3D फिगर डिवाइड होती है इनटू
8 पार्ट्स, ईच नेम्ड एज ऑक्टेंट, क्योंकि 8 पार्ट्स हैं तो ऑक्टेंट। ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेंट 3, ऑक्टेंट 4, 5, 6, 7, 8। आपको ध्यान रखना है कि एक जो 3D ज्योमेट्री के अंदर हमारे 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सिस से जो फिगर है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ईच नेम्ड एज ऑक्टेंट। 8 पार्ट्स का लॉजिक क्या है? हर्ष देखो, देखते हैं अगर फिगर सही से बन पाती है तो। एज्यूम कर पा रहे हो 3D फिगर? मतलब ये बेसिकली आपका एक बॉक्स के अंदर आपने ऐसे 3 लाइनें डाल दी। या ऐसा मानो ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में मैंने एक लाइन तो ऐसे प्लेन वाली डाल दी, बिल्कुल एक शीट लगा दी ऐसे लंबी में हॉरिजॉन्टली, और एक शीट मैंने ऐसे वर्टिकली लगा दी। तो ये रूम, ये बॉक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? लाइन नहीं लगाई, पूरी शीट, एक शीट ऐसे और एक शीट ऐसे। ऊपर की तरफ 4 कैबिन्स बन जाएंगे, नीचे की तरफ 4 कैबिन्स बन जाएंगे। ये टिल्ट वाली लाइन होती है, हाँ, और टिल्ट वाली लाइन है। मतलब एक तरीके से मानो ये वाली जो चीज है इसको मैं z एक्सिस नाम दे रहा हूँ, ये हो गई एक तरीके से रूम की हाइट। ठीक है, हम यहाँ बीच में बैठे हैं। ये हो गया आपका y एक्सिस, जो ऐसे हॉरिजॉन्टली वाली शीट थी, और एक शीट मैंने डाल दी इस तरीके से, ये हो गया आपका x एक्सिस। और ये एक्सिस आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये लाइन और ये लाइन एक तरीके से आपका सॉर्ट ऑफ ये ऊपर का कैबिन हो गया एक। समझ में आ रही है फिगर? हाँ, क्यूबॉइड बन गया, जिसके अंदर 1, 2, 3, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, 1, 2, 3। अच्छा, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ध्यान रखना, टेढ़ी लाइंस बन रही हैं, बट 3D फिगर सॉर्ट ऑफ है ये। तो 1, 2 और 3, ये वाला कैबिन आपका सेकंड ऑक्टेंट बन गया। इसके पीछे वाला 1, 2 और 3, ये आपका बन जाएगा थर्ड ऑक्टेंट, और 1, 2, 3, नहीं ये वाला नहीं, 1, 2 और 3, ये जो ऊपर का कोने वाला है ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट बन गया। ऐसे ही 4 कैबिन्स नीचे की साइड। समझ में आई थोड़ी बहुत फिगर, नहीं आई? ये समझा आपको? ठीक। अब ये आपका x और ये x डैश हो गया, ये y है, ये y डैश हो गया। तो मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट बोला था ये लाइन और ये लाइन, ऊपर वाली साइड का आगे का फर्स्ट कैबिन। तो इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव। उसी तरीके से सेकंड होता है इसके पीछे वाला, ऊपर वाले में ये पीछे वाला राइट साइड का, इसमें x नेगेटिव चला गया। उसके थर्ड होता है ये वाला, x और y नेगेटिव, x और y आपका नेगेटिव, एंड z पॉजिटिव। फोर्थ वाले में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, जैसे हमारा नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन होता है। एंड फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट में x और y की लॉजिक सेम, नीचे वाला
जस्ट जो हमने फर्स्ट लिया था उसके नीचे वाला फिफ्थ, जो सेकंड लिया था उसके नीचे वाला सिक्स, जो थर्ड लिया था उसके नीचे वाला सेवन, और जो फोर्थ लिया था उसके नीचे वाला एट। डिफरेंस ये है कि फर्स्ट फोर के अंदर z पॉजिटिव रहेगा और लास्ट फोर के अंदर z नेगेटिव रहेगा। पक्का क्लियर? तो x y z क्वाड्रेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। x जो है हमारा फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। सेम ही लॉजिक आगे चल जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। वाई फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव है, सेकंड के अंदर भी पॉजिटिव है और बाकी दोनों में नेगेटिव है। सेम ही लॉजिक आगे चल जाएगा। और z फर्स्ट फोर में पॉजिटिव, लास्ट फोर में नेगेटिव। अब आपको इसको जिस भी वे में याद करना है आप कर सकते हो, फिगर से भी सोच सकते हो और किसी भी तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सोच सकते हो। या आप ऐसा भी सोच सकते हो एक्स और वाई अगर 2D ज्योमेट्री में देखते हैं तो फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस आता है, फिर माइनस माइनस आता है, फिर प्लस माइनस आता है। सेम लॉजिक, सेम ही लॉजिक अगले चार में। और जेड एक्सिस फर्स्ट फोर में पॉजिटिव, लास्ट फोर में नेगेटिव। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा अच्छा लॉजिक है कि एक्स और वाई के फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट्स आप सोचो 2D ज्योमेट्री के हिसाब से, ये आप सोचो 2D ज्योमेट्री के हिसाब से कार्टेशियन प्लेन वाली तरीके से एक्स और वाई के लिए, और लास्ट फोर के अंदर एज इट इज सेम। यहाँ तक क्लियर? अब फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास इस लॉजिक पर आएगी कि आपको कोऑर्डिनेट, अच्छा दूसरी चीज, यहाँ का जो कोई एक कोऑर्डिनेट होगा, लेट से ये कोऑर्डिनेट है ए नाम का, ये पहले एक्स लेते हैं, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। वहाँ पर एक्स वाई होता है, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर एक्स वाई जेड, प्रेफरेंस पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछ लिया कि ऑक्टेंट बताओ कौन सा है, या ऑक्टेंट बोल दिया और इस ऑक्टेंट का कोई एक एग्जांपल दो। प्लॉटिंग के लिए नहीं आएगा क्योंकि 3D फिगर के अंदर प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे, प्लॉटिंग के लिए नहीं आएगा। बस पूछ लिया जाएगा ये कोऑर्डिनेट कौन से ऑक्टेंट में है, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आ सकता है। फर्स्ट एक्सरसाइज एक बार ट्राई करके देखना, इट इज़ वेरी इजी। बाई चांस कोई एक छोटा मोटा डाउट बचता है तो बता देना, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें z की वैल्यू नहीं है, सिर्फ x और y है, सिर्फ x और y है। मतलब कि अगर मैं एक कोऑर्डिनेट लूँ b नाम का, उसमें x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है और z की वैल्यू 0 है, तो ये आपका पॉइंट आएगा x y। वैसे तो 2D ज्योमेट्री में हम इसको एक्स वाई एक्सिस बोल देते हैं। और कार्टेशियन प्लेन, प्लेन वर्ड याद है, जब एक हम शीट को देखते हैं इट इज रेफर्ड एज प्लेन, तो ये आ गया एक्स वाई प्लेन में। अगर मैं कोई और कोऑर्डिनेट देखता हूँ सी नाम का, एक्स है 0 और जेड भी कुछ है, तो ये कहाँ लाया करेगा, एक्स जेड प्लेन में। ये टॉपिक क्लियर? प्लेन का मतलब कि एक एक शीट है, उस शीट के ऊपर जैसे एक्स जेड, एक्स वाला एक्सिस है और जेड वाला एक्सिस है तो दोनों परपेंडिकुलर एक तरीके से। उस वाले एक्सिस पर एक हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, उसमें वाई की कुछ लेंथ नहीं है, एक्स और जेड पर लाई कर रहा है। क्लियर? पक्का?
फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, इस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 इस टॉपिक। सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड भी बहुत इजी है, थोड़ी बहुत जो भी दिक्कत आएगी आपको सेक्शन फॉर्मूले में आएगी। एक्सरसाइज नंबर 2, हमारा टॉपिक 2 स्टार्ट होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्सरसाइज नंबर 2 है इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? अच्छा, पहली बात तो d इज रेफर्ड एट डिस्टेंस, एंड d जो है ऑलवेज पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, ये याद है कि हम पहला पॉइंट किसको लेते हैं, दूसरा पॉइंट किसको लेते हैं? किसी को भी ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं पहला पॉइंट कोई भी, सेकंड पॉइंट कोई भी। थ्रू आउट द क्वेश्चन वही फर्स्ट पॉइंट, वही सेकंड पॉइंट। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो सेम ही लॉजिक जेड में लग जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम। क्लियर? कर लोगे इसके क्वेश्चन अपने आप? छुड़वा दूँ ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीका है। या तो आपको डिस्टेंस देके इन 6 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू पूछ लेंगे, या ये वैल्यूज देके डिस्टेंस पूछ लेंगे। एक करवा दो। अच्छा रुको, एक मुश्किल सा देख लेते हैं। कोलिनियल वर्ड एक्सरसाइज में मैंने अभी देखा, कोलिनियल वर्ड से मतलब है व्हेन सम ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल्स टू थर्ड लाइन सेगमेंट। ये टू लाइन सेगमेंट बेसिकली लेंथ हो गई, और यहाँ पर भी लेंथ हो गई। तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तीन कोऑर्डिनेट्स को कोलिनियर शो करने का मतलब कि तीनों का डिस्टेंस निकालो, ए बी बी सी सी ए, किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज कोलिनियर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में भी एक चीज थी, ट्रायंगल्स में अगर आपको आइसोसेलेस शो करना हो, आइसोसेलेस का मतलब एनी टू लेंथ्स आर इक्वल। राइट एंगल का मतलब, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे शो करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ निकालोगे और किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल। और पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर ये तीनों पॉइंट्स? क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? फोर्थ क्वेश्चन में तो है दो पॉइंट्स देके हमें एक इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स से मतलब समझ रहे हो क्या बना?
सॉर्ट ऑफ एक लाइन बन गई, आपसे लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है। इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स, एक ऐसे पॉइंट्स जो बराबर होंगे ए और बी से। तो मान लेते हैं ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये ए है, ये बी है, तो बीच में कहीं एक लाइन जा रही होगी जहां पर इनका डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है ना। इसकी इक्वेशन निकालनी है। नाउ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी बराबर चल रहे हैं इस तरीके से कि सारे पॉइंट्स जिनके डिस्टेंस बराबर होंगे। सो ये सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लाइन बोल सकते हैं, यही हमको कैलकुलेट करनी है ना। इस क्वेश्चन में तो क्या बना, हम इस लाइन पर आने वाले किसी एक पॉइंट को एक्स वाई जेड मान लेंगे। हम बोल देंगे लेट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड is lies on the line which is equidistant from A and B. Now what will we do? हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या है, AP इज इक्वल्स टू PP। इसके आगे समझ में आ रहा है क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही आंसर निकल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो था, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो पॉइंट्स गिवन है और आपको एक इक्वेशन निकालनी है सच दैट दोनों का सम इज इक्वल्स टू 10। नहीं, कुछ ऐसा ही था। नहीं, हाँ, कुछ ऐसा था कि एक तीसरा पॉइंट है सच दैट कि उनके डिस्टेंसेस का सम इज 10। तो हम एक पॉइंट लेंगे पी, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू 10। ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू 10 करके हम क्या करते हैं वहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू 10, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे एंड फिर रूट्स हटा के एक्स वाई जेड की फॉर्म में आंसर। क्लियर। हर्ष सर, एपीबीपी कैसे सॉल्व करेंगे, एपीबीपी नीचे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ए पॉइंट था 1 2 3 और बी पॉइंट था 3 2 1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एपी बन गया हमारे पास एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे एंड रूट्स हट जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर रूट्स सेम साइड पर होंगे, हम एक रूट को दूसरी साइड पर भेजेंगे, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ का रूट हट जाएगा और यहाँ पर रूट प्लस 10 वैल्यू होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद भी रूट्स बढ़ जाएंगे, वो 2ab वाली टर्म से रूट आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे सारी को और रूट एक तरफ रखेंगे एंड रूट से रूट नहीं। बस चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर समझाता हूँ उसमें क्या चीज़ का डिफरेंस है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से ऐसे रूट्स कटते नहीं हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड होके रूट्स हट जाते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 6y बराबर दूसरी साइड बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल और y वाली टर्म भी कैंसिल हो रही थी 4 एंड माइनस 4y। सर ये दोबारा समझा दो, मेरा लैपटॉप बंद हो गया है। संजय बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ही उसमें देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इससे अच्छा तो सेक्शन फॉर्मूला समझा दूंगा। यहाँ से आपके पास बचा -2x, ये दो चीज़ें बची हैं और ये दो चीज़ें बची हैं, ये दो चीज़ें हैं और ये दो चीज़ें हैं। 2x को उस साइड पर भेजा हमने, या ऐसा करते हैं सब कुछ एक साइड ही लेके आते हैं पहले, 1 माइनस 2x प्लस 9 माइनस 6y, इसको इधर लेके आए -9 प्लस 6x -1 माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, -2x माइनस 6x -2x सॉरी प्लस 6x 4x माइनस 6y, y वाली टर्म कहाँ चली गई, 6z -6z माइनस 2z माइनस 8z, उसके बाद 1 प्लस 9 10, अब 9 से 9 कैंसिल, छोड़ो 1 से 1 कैंसिल, वेरी गुड, बचा क्या इज इक्वल्स टू 0। इधर पीछे आंसर चेक करना सही आ रहा है, 4 हमने कॉमन लिया, x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। हाँ संज्ञा मैं कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है आंसर, चले आगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें कंसेप्ट क्या था, उसमें ना आपको इस टाइप का मिलेगा, देखो जो फिफ्थ वाला है, रूट प्लस रूट इज इक्वल्स टू 10, जब आप सॉल्व करोगे तो एक रूट को हम उस साइड पर भेज देंगे, रूट सॉर्ट ऑफ मैं इसको x लिख देता हूँ, इसको y, पूरी बड़ी बड़ी वाली टर्म्स मिलेंगी अदरवाइज, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 10, रूट एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस रूट वाई, नाउ स्क्वायरिंग, x is equals to 100 plus y minus 20 रूट y। अब जो ये टर्म रूट की रह गई ना, बाकी सब कुछ दूसरी साइड भेजेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर आएगा, x माइनस वाई माइनस 100 इज इक्वल्स टू 20 रूट y, नाउ अगेन स्क्वायरिंग, x माइनस वाई माइनस 100 का स्क्वायर और 20 रूट y का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए दो बारी स्क्वायरिंग होगी सेम क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अपना सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि आपको 10th क्लास में याद होगा, सेक्शन फॉर्मूला आपका दो तरीके से अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेशो दे दी और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल दिया, या आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए और रेशो निकालने के लिए बोल दिया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सपोज
बी डिवाइड कर रहा है ए सी को इन द रेशियो m/n, ये बीच वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर आएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स, इसको ले लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 सेकंड पॉइंट, और इसको ले लेते हैं अपना ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला ये बनता है ए बी सी इज इक्वल्स टू, मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स, बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बराबर, पहला होता है एक्स का, ए बराबर किसके, इधर वाली रेशो इधर से मल्टीप्लाई, इधर वाली रेशो इधर से मल्टीप्लाई, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ऐसे ही वाई के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन। ऐसे ही z के लिए एम जेड टू प्लस एन जेड वन एम प्लस एन। ठीक है, अगर आपको रेशो गिवन है तो m/n, अगर आपको रेशो गिवन है तो हम m और n की फॉर्म में ले लेते हैं, और अगर आपको फाइंड करनी होती है रेशो तो हम k/1 की फॉर्म में ले लेते हैं। m1 m2 नहीं, हर्ष कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता। m1 m2 में ना कंफ्यूजन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स के लिए 1 2 वगैरह चल रहे हैं, फिर आप m1 m2 ले रहे हो, कुछ भी लो वैसे फर्क नहीं पड़ता। फेमस mn और k/1 है, सो वो लेते हो, बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, चेक करने वाले के लिए भी थोड़ा इजी रहेगा वेरिएबल्स। अदरवाइज तो इसको आप x3 y3 z3 भी ले सकते हो, abc भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ और भी बना सकते हो। फॉर्मूला ये समझ में आ गया। इसका ये a वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर, b वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर, और c वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर। ये था आपका इंटरनली। अच्छा, अब 10th क्लास में ना आपने एक फॉर्मूला आपसे पढ़ा होगा मिड पॉइंट का, कि अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के अंदर रेशो बनती है 1:1, सो उसका अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, m और n की जगह 1 डाल देना। रेशो 2:2 हो, 5:5, 1:1, सब कुछ मिड पॉइंट में आता है। यह है अगर आपका पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और अगर आपका पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूले में देखो कितना छोटा सा चेंज आता है, ए बी सी इज इक्वल्स टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन एम माइनस एन, एम बाई टू माइनस एन बाई वन एम माइनस एन। एम जेड वन जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन, प्लस की जगह माइनस, फिगर विल बी सेम, फिगर आप सेम ही बनाओगे, बस मेंशन कर दोगे वर्ड एक्सटर्नली। क्लियर। बाय चांस आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, while कैलकुलेटिंग रेशियो, तो मतलब k/1 ले रखा होगा हमने। अब ये रेशियो अगर पॉजिटिव आ जाती है या नेगेटिव आ जाती है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा वो वाला पॉइंट, और नेगेटिव आ जाती है मतलब कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा।
सपोज आपके पास k/1 आया -4/3, तो आपकी स्टेटमेंट बनेगी B divides AC externally in ratio 4:3। एक्सटर्नली लिखते ही माइनस का सिंबल हट जाएगा। माइनस का सिंबल जस्ट शो कि आप एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हो। और अगर सिंपल 4:3 है सो बी डिवाइड्स ए सी इंटरनली इन रेशो 4:3। क्लियर? स्टेटमेंट में लिखते वक्त हम रेशो को 4:3 ही लिखेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली मेंशन कर देंगे और कैलकुलेट करते वक्त देखते हैं प्लस या माइनस का। अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हो, कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती माइनस में रेशो नहीं लेनी। उस वाले माइनस का इफेक्ट हमने फॉर्मूले में डाल दिया, ऑलरेडी डाल दिया। आप रेशो 4:3 ही लोगे, यहाँ 4 यहाँ पर 3, तो ऑलरेडी ये माइनस का इफेक्ट आ गया। क्लियर? बताता हूँ आज ये टॉपिक क्लियर कि अगर आपको रेशो दी है और बोला है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आप इस फॉर्मूले में रेशो डालते वक्त m और n की जगह 4 and 3 ही लिखोगे, -3 नहीं लिखोगे या -4 नहीं लिखोगे। ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस डाल दिया हमने। अब जो हर्ष आपने पूछा, इस फिगर के अंदर B divides AC internally, C divides AB externally। AB एक लाइन है बट C उस पर नहीं है, उसके बाहर कहीं है, ऐसे बनती है एक्सटर्नली। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं C divides AB externally in the ratio m/n। तो हर सब वही वाली चीज़ है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसी वजह से मैंने आपको बोला फिगर विल बी सेम। मैं लिख देता हूँ, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बारे में इतना मत सोचो, अदरवाइज ना कंफ्यूजन ही होगी आपको कि वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं। फिगर विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, वो जो उसके पीछे माइनस का सिंबल आया ना, -4/3, वो माइनस के इफेक्ट की वजह से वो आगे बना देता है, वो लाइन बड़ी हो जाती है। माइनस लगाने का पर्पस ही हुआ है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि रेशो निकालो कि जहां पर वाईजेड प्लेन डिवाइड कर रहा है AB की ज्वाइनिंग को। तो एक तरीके से, इस तरीके से हम सोच सकते हैं, दिस इज A, दिस इज B, बीच में कहीं एक लाइन आ रही होगी, ये है वाईजेड प्लेन, ये आपका वाईजेड प्लेन हो गया। और इस वाईजेड प्लेन की वजह से जो ये कॉमन पॉइंट है C, ये क्या बना, ये तो बन गया आपका -2 4 7, ये बन गया 3 -5 8। और इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं, y और z होने की वजह से x 0, y की कुछ वैल्यू है, z की कुछ वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर? और रेशो हो गई k/1। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ, सी पॉइंट भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन में तो इतना ही बोला कि रेशो निकालो, सी पॉइंट भी निकाल लेते हैं। सो आंसर तो बहुत इजी है, हमारा 0, y, z बराबर रेशो पॉइंट, इधर वाली रेशो इधर वाला पॉइंट,
तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिलहाल हम इंटरनली एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में एक्सटर्नली इंटरनली कुछ नहीं बोला, तो मैं बीच में लगाऊंगा प्लस का सिंबल। 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 8k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1। फिलहाल मुझे रेशो निकालनी है तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। देखो कितना बना, 0 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 उधर जाके 0, यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिली 2/3, पॉजिटिव वैल्यू मिली। दैट मीन्स yz प्लेन divides AB in ratio 2:3 और internally yz plane divides AB internally in the ratio 2:3। क्लियर। और अगर हम y और z पॉइंट निकालना चाहें तो इस 2/3 की वजह से हमारे पास c कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, कितना बन रहा है? आई गेस ये पॉइंट है 2/5, वेरीफाई करना। और 37/5 हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वेरीफाई कर लेना है वाले पॉइंट्स। ठीक है, इसमें डाला हमने और इसमें डाला, ये हो गया y और ये हो गया z। आगे चलें। ठीक है, एक चीज और थी, बीच में मैंने एक क्वेश्चन देखा कि आपको कोलिनियर शो करना था। सेक्शन फॉर्मूले में कोलिनियर शो करने के लिए, कोलिनियर शो करने के लिए मतलब रेशो हमको नहीं पता, पॉइंट सारे पता हैं, तीनों पॉइंट्स पता है, तीनों पॉइंट्स पता है और हमें रेशो नहीं पता, तो हम x से रेशो निकालेंगे, y एक्सिस से और z एक्सिस से। कोई भी रैंडमली दो वैल्यूज ले लो या तीनों देख लो, तीनों से अगर k की वैल्यू रेशो सेम आती है दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर कोलिनियर शो करने के लिए all three points are given, so k is to 1 ratio from x, y and z respectively should be same। क्लियर। x वाले पॉइंट से k रेशो निकालेंगे, y वाले पॉइंट से रेशो, z वाले पॉइंट से रेशो, अगर रेशो सेम आती है दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, हमने सेम रेशो को ही y और z में डाल दिया ना, तो अगर हम x y z से रेशो निकालते हैं और रेशो सेम आ जाती है तीनों से दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एंड मिसलेनियस का मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बारी कि कोई टिपिकल सा होगा तो देख लेंगे। देखो
एक पैरेललोग्राम को और मेंशन कर देता हूँ। फाइंडिंग, वैसे 10th में भी था, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ 3 वर्टिसेस आर गिवन। आप लोग बहुत उल्टे सीधे तरीके से चलते हो कभी कभार कि कभी ऑपोजिट साइड से इक्वल कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ और कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एक ही मेथड लगाना है, मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल। और मिड पॉइंट्स के लिए हमारे पास कंसेप्ट जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। और ये जो फोर्थ वर्टेक्स है इसको हम लेट करेंगे x, y, z। क्लियर? फिफ्थ करवा देता हूँ, ये क्लियर पैरेललोग्राम वाला। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल होती है वेयर ऑल 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल intersect and divides the median in ratio 2:1। ये होती है सेंट्रोइड की डेफिनेशन। तीनों मीडियन जहां मीट कर रही होती हैं एंड ऑल्सो उस पॉइंट पर, हर ट्रायंगल में अप्लाई होता है, उस पॉइंट पर मीडियन 2:1 की रेशियो में भी डिवाइड हो रहा होता है। ए बी सी डी ई एफ। पहली बात तो इस क्वेश्चन में ए डी बी ई सी एफ ये है मीडियंस। पॉइंट पी, पॉइंट पी है सेंट्रॉइड। यहाँ पर पी डिवाइड्स एडी, एडी की जगह पी डिवाइड्स बीई, पी डिवाइड्स सी एफ इन रेशियो 2:1। ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1। ये डायरेक्ट फार्मूला इसका क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना हो, वैसे तो अगर आपको, हाँ समझे, वैसे तो अगर आपको फार्मूले से निकालना हो तो पहले इसका मिड पॉइंट निकालो बीसी का, और फिर एडी के अंदर 2:1 की रेशियो। तो दो तरीके हैं, पहला डायरेक्ट फार्मूला, जो आपका पी कोऑर्डिनेट है x, y, z, वो बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये तो हो गया डायरेक्ट। और अगर आपको फुल मेथड से निकालना हो, बाय चांस कभी क्वेश्चन में मेंशन कर दे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी पॉइंट। डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हो गया पहला स्टेप। एंड आफ्टर दैट सेक्शन फार्मूला, P divides AD in 2:1। अगेन सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये चीज तब लग सकती है जैसे मान लो आपको सारे कोऑर्डिनेट्स ही नहीं दिए, ए बी सी सारे कोऑर्डिनेट्स ही नहीं दिए, उस केस में।
सेंट्रॉइड का टॉपिक क्लियर? ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बीच में आपने समझा, आपने फिफ्थ क्वेश्चन बोला, एक बार देख लेता हूँ फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ना एग्जैक्टली सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको पता है क्या बोला? आपको ये वाइजेड प्लेन देने की जगह एक सी पॉइंट दे दिया और बोल दिया कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने 0 लिया है वाइजेड प्लेन की वजह से, आप यहाँ पर लिख दोगे 4। 4 के हिसाब से रेशो निकाल दोगे और उस रेशो को y और z वाले कोऑर्डिनेट्स में डाल के पूरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ मिसलेनियस का। आंसर फिफ्थ मिसलेनियस। ये आपको ए दिया, ये आपको बी दिया, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। आपको सी पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 4 दे दिया, y और z पता नहीं, और रेशो है k:1। कर लोगे सॉल्व? ठीक है, देखो मिसलेनियस का आंसर नंबर 4। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज दिस। सो y एक्सिस पर आने वाला पॉइंट 0, y, 0। y एक्सिस पर है, सिर्फ y की लेंथ होगी, x और z नहीं होंगे इसमें। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट इज 5√2। सो 5√2 is equals to under root 0 minus 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 minus 5 का स्क्वायर। Squaring both sides, squaring both sides we get 50 is equals to, this is 9 plus y square plus 4 plus 4y plus 25। क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। y स्क्वायर प्लस 4y और कितना बन गया 25 प्लस 4 29 प्लस 9 38 और माइनस 50, 38 माइनस 50 इज 12, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या क्या आई 6 एंड माइनस 2, माइनस 6 और 2। तो दो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। 0, माइनस 6, 0 और 0, 2, 0। आंसर क्लियर? ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। बाय चांस आपको क्वेश्चन में आए फाइंड इक्वेशन, आंसर will always in the form या फिर टर्म्स ऑफ x y z। अगर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोली है, इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स हो, इक्वेशन ऑफ लाइन हो, कुछ भी चीज़ हो, इक्वेशन बोली है तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में आंसर आएगा। कोशिश ये मत करना कि पूरा सॉल्व हो जाए, पर्टिकुलर आंसर आ जाए बहुत अच्छी बात है, बट एक्स वाई जेड की टर्म्स में आ सकता है। क्लियर? पक्का क्लियर? ठीक है, सो इसके साथ हमारा 3D चैप्टर कंप्लीट। तो इसकी टेंशन मत लेना कि क्या है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
इसके क्वेश्चंस में अगर कुछ डाउट आता है हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज बहुत इजी चैप्टर है, इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ओके।